मैंने गर्दन झटक कर बेनियाजी से कहा, मेडिकल चेकअप भी करके देख लो। अच्छा, मुझे जरा एक सिगरेट तो पिला दो महाशय जी। मेरी डिबिया में से मेरी डिबिया मेरे खंजर के साथ मेज पर पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर जेब से मेरे मुकद्दस तावीज़ को निकालकर इसका मुआयना कर रहा था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, इससे सिग्नल कहाँ करते हो? मैंने जल्दी से कहा, मेरे पास लाओ, मैं बताता हूँ। इसने मकरूह कहका लगाया और मुकद्दस तावीज़ दराज में बंद कर दी। ये तो अब बड़बोदा के एसपी साहब ही को बताना और वहाँ जाकर बहादुर सिंह, इसका जरा मेडिकल चेकअप तो करो, मालूम करो ये हिंदू है कि मुसलमान। बहादुर सिंह सलाखों के पास आ गया। कपड़े उतारो, इसने हुक्म दिया। दूसरा सिपाही राइफल उठाए करीब ही खड़ा था। मैं मजबूर व बेबस था। खुद को इतना मजबूर बेबस पहले कभी महसूस नहीं किया था। बहादुर सिंह ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, सर ये मुसलमान है। पुलिस ऑफिसर अपनी सीट से उछल गया। पीछे हट जाओ, ये पाकिस्तानी जासूस है। खबरदार कोई सलाखों के पास न जाए। फिर वो उठकर सलाखों से 2 फीट के फासले पर खड़ा हो गया और मुझे गाली देकर बोला, हमें तो 2 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि राजस्थान से पाकिस्तानी जासूस दाखिल हुए हैं। हमें तुम्हारी भी तलाश थी। अब कहाँ गया लेफ्टिनेंट कुमार गरेज? इसने जोर से सलाखों पर अपना बैद मारा। मैं पीछे हट गया। मैं बाजी हार चुका था। मैं दिल में खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि मुझे महज एक आम पाकिस्तान जासूस ही तस्वुर किया जाए। कहीं मेरा तरचनापुली के कर्नल नारोबनी का राज तश्तोबाम न हो जाए। इसके बावजूद उदयपुर में 4 पुलिस वालों और सड़क पर 2 फौजियों के कत्ल के इल्जाम से मेरा बच निकलना मुहाल नजर आता था। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। एक नज़र मैंने मेज पर रखे हुए जहरीले सिगरेटों के पैकेट पर डाली और पुलिस ऑफिसर से कहा, अब मैं पकड़ा गया हूं तो प्लीज मुझे एक सिगरेट ही पी लेने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस ऑफिसर मुझे कहर आलूद नजरों से देख रहा था। वो 2 कदम चलकर मेरे हवालात की सलाखों के पास आ गया। बाएं जानिब खड़े राइफल बरदार सिपाही को परे हट जाने का इशारा किया। सिपाही वहां से परे हट गया। पुलिस ऑफिसर के चेहरे से करख्तगी गायब हो गई। इसने राजदाराना अंदाज में आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझे ये बता दो कि भारत में तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ हैं तो मैं तुम्हें सिगरेट भी पिला दूंगा और खाना भी खिलाऊंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारी सजा भी कम कराऊंगा। मैंने भी इसी राजदाराना अंदाज में जवाब दिया, पहले मेरे साथ एक सिगरेट पिए। वो बोला, मैं सिगरेट नहीं पीता, इस चौकी में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। इसने इसी वक्त एक सिपाही को हुक्म दिया कि मेरे लिए चाय और बिस्किट लाए जाए। मेरा मंसूबा शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया था। वहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पीता था। अब मेरा टारगेट मेरा मुकद्दस नक्श था। मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा कि अगर वो मुझे मेरा तावीज़ दे दे तो मैं इससे पूरा तामुन करूँगा। इसने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा, एसपी बड़बोदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तुमसे जो कुछ बरामद हुआ है वो हरगिज़ तुम्हें वापस न दिया जाए। वो कहते हैं कि हो सकता है इनमें से किसी शय में जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। मैंने इसे बहुत मजबूर किया, हर किस्म का लालच दिया, मगर वो मुझे मेरा मुकद्दस नक्श वापस करने पर राजी ना हुआ। बल्कि मेरे बेहद इसरार पर इसे शक पड़ गया कि ज़रूर इस मुकद्दस नक्श में कोई ख़तरनाक बात है। वो बोला, ये तावीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बड़बोदा पुलिस के टॉर्चर से बचा लूँगा। नहीं तो वहाँ के टॉर्चर से भोपट डाकू के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब मेरे लिए इससे बात करना बेकार था। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, तुम सब जहन्नम में जाओ। पुलिस ऑफिसर ने सलाखों पर एक बार फिर जोर से बैद मारा और चिल्लाया, खबरदार इसे पीने को पानी तक न दिया जाए। इसने मेरे सामने मेज पर चाय रखकर पी और बिस्कुट खाए। फिर इसने एक गत्ते का एक डब्बा निकालकर इसमें मेरा खंजर, करेंसी नोट, पिस्तौल और मुकद्दस नक्श डाला। सिगरेटों का पैकेट रखने लगा तो कुछ सोचकर बोला, ये साला पैकेट का क्या था? और इसने मेरी आंखों के सामने सिगरेटों का पैकेट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक तरह से ये बात मेरे हक में जाती थी। कम से कम वो सबूत खत्म हो गया था जो मुझे उदयपुर के थानेदार और 3 सिपाहियों का कातिल साबित कर सकता था। वो यही जहरीले सिगरेट पीकर हलाक हुए थे। लेकिन मुझसे मेरा एक कार आमद हथियार भी छिन गया था। पुलिस ऑफिसर ने डब्बे को बंद करके इस पर टेप लगाई और सिपाही से कहा, इसे अलमारी में लॉक कर दो। सिपाही ने डब्बा दीवार वाली अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। यूं तो मुझे हवालात में बंद हुए 1.5 घंटा गुजर गया। अब नौजवान पुलिस ऑफिसर और बाकी के सिपाही भी आ गए। ये सिपाही इलाके के दूसरे थाने से आए हुए थे। इनके आते ही पुलिस ऑफिसर ने मुझे बड़बोदा ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले इसने बड़बोदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी साहब को फोन पर इतला की कि मैं पाकिस्तानी जासूस को लेकर साथ चल रहा हूं। इसके बाद मुसल्ले गार्ड तैयार की गई। मुझे हथकड़ी लगाकर हवालात से बाहर निकाला गया। जब मैंने रजाकाराना तौर पर कमांडो मिशन शुरू किया था, मुझे पहली बार हथकड़ी लगी। मुझे एक ऐसी गाड़ी में मुसल्ले गार्ड पुलिस के नरगे में बिठाया गया
जो कैदियों की गाड़ी थी और जिसकी बंद चार दीवारी में सिर्फ ऊपर छोटे हवादान और रोशनदान बने हुए थे। बड़ौदा वहां से 1.5 घंटे की मुसाफत पर था। दोपहर के 3 बजे मुझे लेकर चला गया। कुछ मालूम नहीं बंद गाड़ी कहां कहां से गुजरी। 1.5 घंटे बाद मुझे बाहर दूसरी गाड़ी, ट्रकों और लोगों की आवाजें सुनाई दी। हम बड़ौदा शहर में दाखिल हो गए। बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर गार्ड ने मुझे लारी से उतारा। वहां के सिपाहियों ने मेरी जामे तलाशी ली। पुलिस ऑफिसर मेरे साथ था। वह हथकड़ी समेत मुझे बड़ौदा पुलिस के एसपी के दफ्तर में ले गया। गंजे सर और पत्थर जैसे स्याह चेहरे वाले ये मरवटा पुलिस एसपी शक्ल ही से संगदिल और बेरहम लगता था। मुझ पर एक कहर आलूद निगाह डालकर कुर्सी से उठा। बैद इसके हाथ में था। मेरे करीब आकर बैद से मेरी ठोड़ी ऊपर की और कहा, यहाँ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर छोटे छोटे नोकीले दांत निकाल कर रयाकाराना अंदाज में मुस्कुराया और बैद मेरे हलक में थोड़ा सा दबाकर बोला, तुम्हारा तो बाप भी बता देगा, अपने आप ले जाओ, इसे कोठरी में बंद कर दो। ये इसी हेडक्वार्टर के नीचे तहखाने में 5 फुट चौड़ी और कोई 4 फुट लंबी काल कोठरी थी। इसमें सिर्फ लोहे का एक दरवाजा था। दीवार में कहीं कोई रोशनदान नहीं था। लोहे के दरवाजे पर एक छोटा सा ताक था जिसका पट बाहर को खुलता था। इस ताक में सलाखें लगी थी। सिपाही मुझे इस काल कोठरी में धकेल कर दरवाजा बंद करके चले गए। फर्श पर कुछ नहीं बिछा था। यहाँ हबस हो रहा था। मैंने बैठते ही सबसे पहला काम यह किया कि जेब से सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका निकाल कर देखा। इत्तेफाक से ये मनका पुलिस के दस्तबर्द से बच गया था। सुधा रंगनी बेहद याद आई। मैं इसी शहर में इसे पुलिस की हिरासत में देखकर अपनी जान बचाकर भाग गया था। किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि थोड़े ही दिनों बाद इस शहर की काल कोठरी में एक बेचारो मजबूर कैदी की तरह पड़ा था। खुदा जाने सुधा रंगनी कहाँ होगी। इसका केस बड़ौदा में चला गया होगा। शायद अभी मुकदमा चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि इसे सजा हो गई हो या रिहा कर दी गई हो। मैंने मनके को चूम लिया, फिर इसे जेब में रखा और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जराइम की जंजीर की तमाम कड़ियां एक एक करके खुलने वाली थी। इसका आखिरी सिरा तरचनापुली के पाकिस्तानी जासूस कर्नल मनी से जाकर मिलने वाला था। मुझसे सरजद हुए कितने ही कत्ल साबित होने वाले थे। फांसी मेरे मुकद्दर में लिखी थी। मुझे मरने से खौफ नहीं आ रहा था। जब यहाँ के अकूबत खानों में दी जाने वाली अजियतों का ख्याल आता तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक बात तय थी कि मैं किसी हालत में भी बम्बई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी एजेंट हकीम सुलेमान शाह का नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। मैं खुदा से दुआ मांगने लगा कि या खुदा मुझे तौफीक अता कर, मैं दुश्मन की अकूबत हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त कर जाऊं और अपने पाक वतन के साथ गद्दारी का मुर्तकिब ना हूं। खुदा जाने इस काल कोठरी में पड़े पड़े कितना वक्त गुजर गया। हबस और फिजा की रतूबत की वजह से मेरा जिस्म अकड़ने लगा। दरवाजे का ताक खुला। किसी ने अखबार में लिपटा एक पैकेट अंदर फेंक दी। इसमें एक सूखी रोटी थी। मैंने वही जहर मार कर खाई। मुझे प्यास लग रही थी मगर वहां पानी कहीं नहीं था। खामोशी से सब्र करके बैठा रहा। शायद आधी रात थी कि कोठरी का दरवाजा खुला। 2 स्याह फाम आदमी मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। कोठरी के बाहर छत पर कमजोर बल्ब जल रहा था। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मेरे बाजू पीछे रस्सी से जकड़ी और अपने साथ लेकर चल पड़े। मैं एक बार जीना चढ़ा, एक बार सीढ़ियां उतरा। सपाट फर्श पर कुछ दूर चला। यहाँ मुझे जंजीरों के झंकार सुनाई दी। मुझे पकड़ कर एक बार फिर सीढ़ियों से उतारा गया। फिर मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। एक कमरा था जिसके दरमियान में सीमेंट का थड़ा था। यहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी। इसके पीछे बिजली की तार लटक रही थी। मुझे इस कुर्सी पर बिठाकर मेरे बाजू और पिंडलियां जकड़ दी। दोनों स्याह फाम आदमी पीछे हटकर खड़े हो गए। कमरे का दरवाजा खुला और वही जल्लाद मरहटा एसपी हाथ में बैद लिए अंदर दाखिल हुआ। इसने इशारा किया। मेरे सर के ऊपर 200 पावर का बल्ब जल उठा। कमरा रोशनी से भर गया। मरहटे एसपी ने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। तुम एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस ही नहीं बल्कि कई इंडियन पुलिस और फौज के अफसरों के कातिल भी हो। तुम फांसी के फंदों से नहीं बच सकोगे, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ भारत में अपने साथी जासूसों के एड्रेस बता दो तो मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2-4 साल कैद हो जाएगी। अब बोलो, क्या अपने साथियों के नाम और एड्रेस बताओगे? मैंने पुरअज़म लहजे में कहा, एसपी साहब मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। तमिलनाडु का रहने वाला मुसलमान हूँ। शिकार के शौक में राजस्थान में आया था कि धर लिया गया। और जिस फौजी जीप पर तुम जा रहे थे वो किसकी थी? मरहटे जल्लाद ने पूछा। मेरे पास इसका कोई जवाब न था। मैंने यूं ही कह दिया, वो जीप मुझे रास्ते में खड़ी मिली थी, मैं इसे लेकर चल दिया। मरहटे एसपी ने चबूतरे पर पांव टिका दिया और मेरी तरफ झुककर बोले, देखो हमारे पास तरचनापुली और दिल्ली से तुम्हारी फाइल की फोटो स्टेट कॉपी आ गई है। तुम्हारी कोई बात हमसे छुपी नहीं हुई। बेहतर यही है कि तुम अपने साथियों के नाम और एड्रेस बता दो, वरना यकीन करो कि तुम यहाँ की अजियत बर्दाश्त न कर सकोगे। मैंने कोई जवाब न दिया। वो बोलता गया। मैंने चुप साध ली।
इसने इशारा किया। मेरे सामने एक स्याफाम आदमी ने दीवार में लगा बिजली का बटन दबा दिया। मुझे एक जबरदस्त झटका लगा और बिजली के लहर से मेरा सारा जिस्म झंझना गया। करंट खत्म हो जाता और फिर मेरे जिस्म को झंझना कर रख देता। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे अपने जिस्म के किसी उज़ू का एहसास न रहा। तीसरे झटके में मेरी गर्दन कुर्सी की पुश्ते से टकराई और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो इसी जगह कुर्सी पर जकड़ा हुआ था। मरहटे एसपी ने दोबारा इशारा किया। एक बार फिर मुझे बिजली का शदीद झटका लगा। अब मेरे हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। मुझे फिर होश न रहा। ये अजियत सारी रात जारी रही। वो हर बार मुझसे भारत में मुकीम मेरे साथियों के एड्रेस पूछते। मैं नफ़ी में सर हिला देता। आखिर मुझ में सर हिलाने की सकत न रही और ऐसा बेहोश हुआ कि जब होश आए तो मैं वहाँ से उठकर एक दूसरे कमरे में लाया जा चुका था। पलंग पर भी मुझे चमड़े की रस्सियों से कस दिया गया था। कोई मेरे हलक में पानी टपका रहा था। पानी इस वक्त मेरे लिए आबे हयात था। मेरी आंखें पूरी खुली थी और मैं पानी निगल रहा था। छत से बल्ब लटक रहा था। एक आदमी पीतल के लोटे से मेरे खुले मुंह में पानी की बारीक धार डाल रहा था। दूसरा आदमी पास खड़ा था। इस दूसरे आदमी के हाथ में बिजली का तार था जिसके दोनों सिरे आगे से रंगे थे। इसने इशारा किया। पानी की धार रुक गई। मैंने ढीले घुमाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। मेरी आंखें जख्मों की मानिक दिख रही थी। इस दूसरे आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, बाबू बोल दे तेरे साथ कौन कौन है। ये देख 1000 पावर बिजली का तार है तो जिंदा नहीं बचेगा इस बार। बोल तेरे साथी लोग कहाँ हैं, किस शहर में है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे होंठ सूजे हुए थे। हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इस आदमी के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो पलंग की पायनी की तरफ आया और तार के दोनों नंगे मेरे पाँव से लगा दी। मेरे मुंह से एक ऐसी भयानक चीख निकली कि मुझे खुद इस चीख से खौफ आ गया। ये किसी ऐसे जानवर की आखिरी चीख थी जिसको कंद छुरी से पूरी ताकत के साथ ज़िबा किया गया हो। मेरे सारे जिस्म को गोया आग लग गई थी। मेरा दिल जैसे झुलस गया। मुझे अपनी खोपड़ी में कोई चीज़ पकती हुई महसूस हुई। मेरा सारा जिस्म लरजने लगा। मैं दोबारा बेहोश हो चुका था। एक बार फिर होश आया तो मैं इसी पलंग पर पड़ा था, मगर मेरा जिस्म जकड़ा हुआ नहीं था। सिर्फ पाँव जंजीर से बंधे हुए थे। 3 नए पुलिस ऑफिसर मेरे दाएं बाएं कुर्सियों पर बैठे थे। एक डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन दे चुका था। एक पुलिस ऑफिसर ने जो नाटे कद चौड़े शानों और सांवली रंगत वाला था कहा, मेरा नाम ठाकुर विजय चंद है। मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूँ, मगर तुम्हारा दोस्त। मैं अजियत देने के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं खुद यहाँ डॉक्टर को लेकर आया हूँ। ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर इसने इशारा किया। एक आदमी ट्रे में खाना लेकर अंदर आ गया। मुझे उठाकर पलंग पर बिठा दिया गया। मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। भूख और प्यास से अंतड़ियां सूख कर पेट में कांटों की तरह चुभती हुई महसूस होने लगी थी। सबसे पहले मैंने पानी पिया। कांसी की कटोरियों में दाल, भाजी, चावल और कचौरियां थी। मैंने सारी चीज़ें खा ली। दिमाग ने कहा, ये भी तेरे दुश्मन हैं जो एक नए रूप में आए हैं, खाना खा लो। फिर न जाने कब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। जब मैं खूब सेर होकर खा चुका तो मुझे मीठी खीर दी गई। इतनी आला ग़िज़ा खाने के बाद मुझ पर ग़नूदगी तारी होना शुरू हो गई। इंस्पेक्टर ठाकुर मुझसे आहिस्ता आहिस्ता पूछने लगे, दोस्त तुम्हारा असली नाम हमें मालूम है, बस अब यहाँ अपने दोस्तों के नाम बता दो, हम तुम्हें खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा यहाँ कोई साथ नहीं। मुझे नींद आ रही थी। ज़रा झपकी लगती तो इंस्पेक्टर उठाकर मुझे बैद का ठहोका देकर उठा देते। शायद दुनिया में इससे बड़ी अजियत कोई नहीं है कि आपने मुर्गन खाना खाया हो, आप पर नींद का गलबा हो और कहीं आपको सोने न दे। मेरे साथ यही हो रहा था। मेरी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। गर्दन अपने आप ही ढलक जाती। इंस्पेक्टर की बेद की ज़रबे अब शदीद होती गई। वो मेरे सोती हुई गर्दन पर जोर से बैद मारता। मैं बिलबिला कर जाग पड़ता और नींद के गलबे से गर्दन एक तरफ ढलक जाती। खुदा जाने कब तक ये अजियतनाक सिलसिला जारी रहा। फिर मुझे कुछ होश न रहा। मेरी गिरफ्तारी बड़ौदा पुलिस ने की थी। केस भी इसी जगह दर्ज हुआ था, इसलिए पुलिस हुकाम मुझसे एतराफ़ करवाने के बाद यहीं से मेरा चालान तैयार करके उत्तर प्रदेश प्रांत को भेजना चाहते थे। वो मेरे एतराफ़ का क्रेडिट खुद हासिल करना चाहते थे। 1 हफ्ते तक तरह तरह की अजियतें आजमा ली गई। मुझे बरकी रूह के झटके दिए गए। ठंडे पानी के डब में डुबकियाँ दी गई। सारी रात जगाया गया। मेरे पाँव के तलवों पर बैद की शदीद ज़रबे लगाई गई। मैंने खुदा की दी हुई ताकत के साथ ये सारी अकूबतें सब्र से बर्दाश्त कर ली, लेकिन बम्बई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट का नाम न बताया। मैंने ये एतराफ़ भी न किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। यही कहता रहा कि मेरा जासूसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। 1 हफ्ते की शदीद अजियतों के बाद मुझे बड़ौदा जेल की एक कच्ची कोठरी में डाल दिया गया। सारा दिन कोठरी के फर्श पर पड़ता रहता। दिन में 1-2 बार 2 रोटियां अचार के साथ मेरी कोठरी में फेंक दी जाती। एक भंगी पानी की बाल्टी लेकर आता और सलाखों के बाहर खड़े होकर मुझे पानी पिला जाता। वो मुझसे कोई बात न करता। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था।
अज़ियतों का दूसरा दौर भी शुरू हो गया था। मेरी कोठरी के बाहर छोटा सा बरामदा था। इस बरामदे का दरवाज़ा भी सलाखों वाला था। एक नंबरदार यहाँ राइफल उठाए चल फिर कर पहरा देता। वो कई बार मुझे मशवरा दे चुका था कि मैं पाकिस्तानी जासूस होने का इतराफ़ कर लूँ, वरना यहीं गल सड़ कर ख़त्म हो जाऊँगा। एक हफ्ता कोठरी में पड़े रहने से मेरी खोई हुई ताकत किसी हद तक वापस आ गई थी। अब मैं वहाँ से फरार होने के इम्कानात पर गौर करने लगा था। मेरी कोठरी के सलाखदार दरवाजे पर बाहरी से ताला लगा हुआ था। बरामदे के आगे भी दरवाज़ा था, इस पर ताला तो नहीं पड़ा था, मगर आमतौर पर राइफल बरदार नंबरदार इसी जगह स्टूल पर बैठता था। एक दिन इसी नंबरदार ने बताया कि बहुत जल्द मुझे अहमदाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ लोहे का एक इंसानी खौल है, तुम्हें इसमें बंद कर दिया जाएगा। इसके अंदर लोहे के कांटे बने हैं। ये कांटे एक एक इंच तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाएंगे। बड़े बड़े डाकू इस इंसानी ढांचे के आगे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मरना कबूल कर लूंगा, लेकिन बम्बई वाले हकीम साहब का नाम नहीं बताऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मेरे मुकद्दस नक्श का क्या किया। ज़रूर वो इसी डब्बे में मोहरबंद होगा और मेरे चालान के साथ अहमदाबाद या दिल्ली जाएगा। अब मुझे अपने जहरीले सिगरेटों के ज़ाया हो जाने का अफसोस हो रहा था। मेरे खाकी कपड़े गंदे हो गए थे। एक दिन मैंने पहरेदार की मिन्नत समाजत करके अपने कपड़े भंगी को देकर धुलवाए। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी, मूंछों ने भी होंठों पर छज्जा सा बना दिया था। मेरे पास अगर कोई शय अभी तक महफूज थी तो वो सुधा रंगनी का दिया हुआ तोहफा सांप का मनका था। इस मनके को मैंने अपने दिल के साथ लगा रखा था। ये मेरी दोस्त की निशानी थी। खुदा जाने मेरी दोस्त सुधा रंगनी कहाँ होगी। मेरी कोठरी की चाबी नंबरदार की बेल्ट के साथ लटकी रहती थी। मैंने देखा कि वो दोपहर से शाम तक वहाँ पहरा देता था। इस दौरान वो ज्यादातर बरामदे में बैठा बीड़ी पीता रहता था। दोपहर को भंगी पानी लेकर आता तो वो मेरे करीब आ जाता ताकि मैं भंगी से कोई बात न कर सकूं। यहाँ से फरार बड़ा मुश्किल नजर आता था, मगर 6-7 दिनों के आराम ने मेरे जिस्म की कुव्वत मुज़ाहमत को बड़ी हद तक बहाल कर दिया था और मेरा कमांडो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हो गया था। बड़ौदा जेल की काल कोठरी में आए हुए मुझे शायद 8वां दिन था कि रात के वक्त एक मखसूस किस्म की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मैं कोठरी के फर्श पर लेटा था। बरामदे के बल्ब की धीमी धीमी रोशनी कोठरी में आ रही थी। रात का दूसरा पहर था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बड़ी तेजी से मुसलसल फरार की तरकीबें सोच रहा था कि एक मखसूस किस्म की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठ बैठा। मैं हमतन गोश था। जेल के अहाते में खामोशी छाई हुई थी। मैंने गर्दन आगे करके सलाखों में से झांक कर देखा। नंबरदार बरामदे के दरवाजे पर स्टूल पर बैठा दीवार से टेक लगाए शायद सो रहा था। ये रात की ड्यूटी वाला दूसरा नंबरदार पहरेदार था। मैंने गर्दन पीछे कर ली। आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। एक बार ये करीब से सुनाई दी और मैंने आवाज़ को पहचान लिया था। सांप की फनकार की आवाज़ थी और ये सांप मेरी दोस्त सुधा रंगनी के सांप के सिवा कोई और नहीं था। मैंने हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सांप मेरी कोठरी में नहीं था। मैंने छत को देखा। सांप छत पर भी नहीं था। मैं आहिस्ता से रेंग कर कोठरी की सलाखों के पास आ गया। सांप की हल्की सी फुनकार एक बार फिर बुलंद हुई और इसके साथ ही कोने की सलाखों में से एक सांप ने अपना फन समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर कुंडली मार कर बैठ गया। बरामदे के बल्ब की रोशनी में देखा तो ये सुधा रंगनी का काला सांप ही था। मैं इसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। सुधा रंगनी ने एक बार इसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी। वो मेरी बू पर ही वहाँ आया था। फिर भी मैं दिल में खौफजदा था। सांप कुंडली मारे झूम रहा था। इसने अपना फन नहीं खोला था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से सांप का मनका निकाल कर हाथ में पकड़ लिया कि अगर ये मुझे डस भी ले तो मैं मनके से अपनी जिस्म से इसका जहर खारिज कर सकूं। सांप अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो रेंगता हुआ दरवाजे की सलाखों तक गया और फिर वापिस आ गया और मेरी तरफ मुंह उठाकर तकने लगा। दूसरी बार फिर रेंगता हुआ सलाखों तक गया और फिर वापिस आकर मुझे देखने लगा। सांप ने 4 मरतबा यही अमल दोहराया तो अब मुझे यकीन हो गया कि यह सुधा रंगनी का ही सांप बेटा है और मुझे बाहर चलने के लिए कह रहा है। मैं उठ गया। एक हाथ में मनका लिए मैंने दूसरा हाथ इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने हमला करने के बजाय अपनी गर्दन फर्श के साथ लगा दी। मैंने इसके जिस्म पर आहिस्ता से हाथ फेरा। सांप तेजी से सलाखों तक गया और वापस आकर मुझे तकने लगा। मैंने डरते डरते इसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। इसने ना तो फंकार मारी और ना ही अपना फन खोला, बल्कि बड़ी नरमी से मेरी कलाई के गिर्द लिपट गया। इसकी गर्दन अभी तक दरवाजे की तरफ उठी हुई थी। क्या सुधा रंगनी भी इसी जेल में है? क्या ये इसके पास से होकर मेरी तरफ आया है? मेरे जहन में सुधा रंगनी के बारे में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। यकीनन वो इसी जेल में कैद है। वो बड़ौदा में पकड़ी गई थी, इसे यहीं सजा हुई होगी। मगर क्या ये सांप इसके पास रहता है? ऐसा हो नहीं सकता था। यहाँ के अमले के लोग इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। हो सकता है सांप बाहर किसी जगह जंगल में रहता हो और रात को सुधा रंगनी से मिलने आ जाता हो। बरामदे में नंबरदार के भारी बूटों की आवाज़ बुलंद हुई। वो मामूल के मुताबिक चक्कर लगाने लगा था।
कदमों की चाप की आवाज सुनते ही सांप मेरी कलाई से उतरकर सलाखों में से होता हुआ बाहर निकल गया। सांप जिस तेजी से बाहर को लपका था, इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह सांप नंबरदार को डसने जा रहा है। मैं जल्दी से सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं ये चाहता था कि अगर नंबरदार को सांप के डसने से मरना ही था तो ये सलाखों के पास गिरे, ताकि मैं इसकी बेल्ट से कोठरी के ताले की चाबी निकाल सकूं। मुझे सलाखों के पास देखकर नंबरदार मेरे करीब आकर करख्त आवाज में बोला, क्यों भाई, इधर तुम क्यों खड़ा है? पीछे जाकर सो जा। मुझे बरामदे में सांप नजर नहीं आ रहा था। मैं नंबरदार को बातों में लगाए रखना चाहता था, ताकि जब तक सांप मेरे कयास के मुताबिक इसे डस न ले, ये इसी जगह खड़ा रहे। मैंने कहा, ठाकर मुझे प्यास लगी। अबे तो मैं क्या करूं? कल तो अहमदाबाद की बड़ी जेल में चले जाएगा, वहां तुझे सोडा वाटर मिलेगा। और नंबरदार कहकहा लगाकर हंसा, लेकिन अचानक इसकी अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा और फिर चकरा गया। काला सांप इसकी गर्दन पर डस चुका था। इसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली और इसके हलकूम से धीमी धीमी खरखर की आवाजें निकलने लगी। फिर वो धड़ाम से इस तरह गिरा कि इसका सर सलाखों से टकरा गया। सांप के जहर ने बड़ी तेजी से अपना काम खत्म कर डाला था। नंबरदार पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा था। काला सांप सलाखों में से होकर मेरे पास आ गया। वो बार बार सलाखों की तरफ जाता। मेरे लिए फरार का ये बेहतरीन मरहला था। मैंने नंबरदार की लाश के सर को पीछे हटाकर इसकी कमीज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर सलाखों में से हाथ बाहर निकाला और नंबरदार की बेल्ट में लगा चाबियों का गोल छल्ला उतार लिया। इसके छल्ले में लंबी लंबी 3 चाबियां थी। एक चाबी मेरी कोठरी के ताले को लग गई। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।